मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज हमने प्रीवियसली सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी 10,000 MCQ की, तो उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने सीरीज़ 15 सीरीज़ ऑलमोस्ट सॉल्व कर ली थी। अब आज से हम सीरीज़ 16 सॉल्व करेंगे। आप ही लोगों ने रिकमेंड किया कि जो सीरीज़ पहले हमने स्टार्ट की थी 10,000 MCQ की सीरीज़, उनको कंटिन्यू किया जाए। तो जो हमने स्टार्टिंग में सीरीज़ की थी उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए थे, चाहे आप UPPSC का पेपर देखें या फिर अदर स्टेट CHO पेपर देखें या फिर स्टाफ नर्स पेपर देखें, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीरीज़ 16 पढ़ेंगे। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रहेंगे, तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में, चाहे दिसंबर में आपका MP व्यापम का पेपर होता हो या फिर अभी आई थिंक 28 और 23 अक्टूबर को ही कर्नाटक CHO का पेपर हो, या फिर अलग अलग स्टेट वाइज या फिर जो भी GMC हैं, CHO हैं, उनके पेपर होते हैं, तो उनमें सभी में क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 इंसुलिन डोज और साइट। तो जब भी इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाना है तो कितना है जो डिस्टेंस होना चाहिए, यदि 2 इंसुलिन के शॉट दिए जाने हैं तो बीच में कितना गैप होना चाहिए। ऑप्शन में है 2.5 mm, 4.5 mm, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 4.5 सेंटीमीटर। तो यदि 2 इंसुलिन के शॉट दिए जाना है तो कितना उन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। मान लीजिए एक इंजेक्शन आपको कहाँ पे दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर दूर दिया गया है, तो दूसरा आपको कहाँ दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो 2 इंजेक्शन यदि लगते हैं, इंसुलिन के शॉट दिए जाते हैं, तो दोनों के बीच में एटलीस्ट मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है। मिनिमम 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस से मतलब है कि बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में यदि इंसुलिन के शॉट को लेके डिस्टेंस नहीं आता तो जनरली एग्ज़ाम में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हमेशा पूछा जाता है, और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। जनरली इंसुलिन 3 टाइप्स के होते हैं। रैपिड एक्टिंग, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रैपिड एक्टिंग नहीं पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर जो उनके नाम है लिस्पेरो, ग्लूसिनिन और एस्पार्टे दे दिए जाएंगे, और इनमें से और एक कोई अदर दिया जाएगा, या तो इंटरमीडिएट दे दिया जाएगा या फिर स्लो और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दे दिया जाएगा। तो इनमें से आपको एक कुछ नया है जो एक्सेप्ट करके क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आपको इन तीनों के जो भी नाम है वो याद रखना है। तो यहाँ पर टाइप की बात की जाए तो 3 टाइप ऑफ इंसुलिन होते हैं, रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड स्लो और लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब है कि ये लंबे टाइम तक अप टू 24 आवर तक क्या रहेंगे, काम करेंगे यदि आपको इंजेक्ट किए जाते हैं तो जो रैपिड एक्टिंग है इसके 3 इंसुलिन होते हैं, लिस्पेरो, ग्लूसिनिन और एस्पार्ट। ये 10 से 15 मिनट के अंदर ही काम करना स्टार्ट कर देंगे और 3 से 5 घंटे तक ही अपना काम करेंगे। और इंटरमीडिएट में आते हैं NPH। तो यहाँ पर NPH का कितना है, अप टू 18 आवर्स तक, जो कि 1 to 3 आवर के ऑनसेट पे काम करेंगे। पीक रहेगा इनका 5 to 8 आवर। स्लो एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग से ही आप समझ सकते हैं कि लंबे टाइम तक काम करेंगे, तो 24 अप टू 24 आवर तक। और इसके 2 हैं, एक तो ग्लार्जिन और दूसरा डिटेम्बिर। तो ये आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप डिस्टेंस याद रखें, इंसुलिन किस रूट से दिया जाता है, इस कितने गॉज की सिरिंज से दिया जाता है, और इनके टाइप क्या हैं। तो जनरल अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, अभी रिसेंट में 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं सभी में इंसुलिन के टाइप को लेके क्वेश्चन जरूर आया है, तो आप एक बार इनको याद रखें। नेक्स्ट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच मेक्स द पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव अर्लीस्ट स्टेज। तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो स्टार्टिंग में क्या करेगी, जब आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दी जा रही है तो स्टार्टिंग में आपको नॉन इन्फेक्टिव है जो फील होगा। तो ऑप्शन में आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटल, रिफाम्पिसिन या फिर पायराजिनामाइड। तो नॉन इन्फेक्टिव फीलिंग है जो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से होगी, तो होगी रिफाम्पिसिन से। क्या होगा, आपको नॉन इन्फेक्टिव टाइप के सिम्टम्स फील होंगे।
जैसे आपको लगेगा कि आपको फ्लू है, बट आपको फ्लू नहीं है। ये क्या है, एक साइड इफ़ेक्ट है रिफाम्पिसिन का। आपको लगेगा कि आपको बुखार है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा भी क्या होगा, नॉन इन्फेक्टिव सिम्टम्स होंगे, बट आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा ट्यूबरक्लोसिस के अलावा। तो ये क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रिफाम्पिसिन का एक साइड इफ़ेक्ट है। रिफाम्पिसिन के कारण ही जो रेड ऑरेंज कलर की यूरिन आती है, और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसके कारण जो 8th क्रेनियल नर्व है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आइसोनियाजिड की कमी के कारण विटामिन B6 पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन होगी, जिसको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B6 दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को लेकर जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएँ। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डोज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन। विटामिन ए सॉल्यूशन का कितना डोज है जो दिया जाता है। ऑप्शन में 2 लाख IU, 20 लाख IU, 2000 IU या फिर 50,000 IU। तो यहाँ पर विटामिन ए सॉल्यूशन का कितना डोज दिया जाता है। नॉर्मली यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर एज नहीं पूछा गया है। यदि एज पूछता है जब डिफरेंट आंसर होता, बट यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जाता है तब आपको मार्क करना वो 2 लाख IU। यदि इन केस आपको यहाँ पर टाइमिंग पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि यदि लेस देन 6 मंथ ऑफ एज बेबी है तो 50,000 IU देना है आपको, और यदि 6 to 12 मंथ एज है तो 1 लाख। मोर देन 12 मंथ्स है जनरली 5 ईयर तक ही दिया जाता है, 59 मंथ की एज तक। तो कितना देना है, 2 लाख IU। तो यहाँ पर आपको जो यूनिट बताई गई है वो याद रखना है, ml में नहीं दिया जाना है। तो आपको कितना याद रखना है कि यदि लेस देन 6 मंथ की एज है तो 50,000, 6 to 12 है तो 1 लाख, और मोर देन 12 है तो 2 लाख। और जनरली ये 6 मंथ 3 to 6 मंथ के गैप में ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज एवल्स्ड टीथ शुड बी प्लेस्ड इन। तो एवल्स्ड टीथ है जो कहाँ पर रखे जाते हैं। एवल्स टीथ का मतलब है कि आपका बाय एक्सीडेंट या फिर आपका जो दांत है वो गिर गया हो। जनरली बच्चों में 6 ईयर के बाद जो टीथ होते हैं वो गिरने के बाद जब परमानेंट टीथ आते हैं तो उनमें होते हैं, बट कभी कभी बड़ों में भी, एडल्ट्स में भी इनकेस आप एवल्स टीथ का मतलब है यहाँ पर दांतों का टूटना। तो यदि वो सीधा बाहर उखड़ के आते हैं पूरी कैविटी को छोड़ के, तो वो क्या है, एवल्स टीथ हैं। तो उनको कहाँ पर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन में है कोल्ड वाटर, वार्म वाटर, मिल्क या फिर नॉर्मल सलाइन। तो जो एवल्स टीथ होते हैं इनको कहाँ पर रखा जाना चाहिए, तो ये रखे जाने चाहिए नॉर्मल सलाइन में। देखिए आफ्टर दैट इनको क्या किया जाता है, इनकेस एक्सीडेंट के कारण हुआ है, कुछ भी ऐसे हुआ है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, तो उनको प्रॉपरली दोबारा से जिस जगह से निकले हैं वहाँ पर प्रॉपरली क्या करना है, अलाइन करना है और वहाँ पर जोड़ने की कोशिश करना है। वो फर्मली अंदर की तरफ पुश करना है ताकि जो सॉकेट है वो वहाँ पर फिट हो जाए टीथ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एवल्स टीथ को किस में स्टोर किया जाना चाहिए, नॉर्मल सलाइन में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस इज बेस्ट गिवन। तो जो एंटीबायोटिक है प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर दी जा रही हैं, तो बेस्ट टाइमिंग है जो क्या होगी। ऑप्शन में बिफोर टाइम ऑफ इंसिजन, 1 डे बिफोर सर्जरी, 2 आवर बिफोर सर्जरी या फिर ओनली आफ्टर द सर्जरी। यदि एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर दी जानी है तो कौन सी टाइमिंग है जो सही होगी। अब इंसिजन के पहले देना है, बाद में देना है, 1 दिन पहले देना है कि 2 घंटे पहले देना है कोई भी सर्जरी के, या फिर सर्जरी के बाद देना है। तो यहाँ पर यदि प्रोफाइलैक्सिस पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए 2 आवर बिफोर द सर्जरी। क्यों? क्योंकि सर्जरी के कारण जो भी इंसिजन होते हैं, कट होते हैं, तो उसके कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए सर्जरी के बिफोर 2 आवर ही क्या दिया जाना चाहिए, एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए, ताकि जो सर्जिकल और इंसिजन के थ्रू इन्फेक्शन होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। इसीलिए 2 घंटे पहले किसी भी सर्जरी के 2 घंटे पहले एंटीबायोटिक दी जाती हैं। नेक्स्ट इज माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन प्रोवाइड व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं हम विक्टिम को या फिर किसी क्लाइंट को, तो उस टाइम पर जब आपने पेशेंट को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया तो कितने % ऑक्सीजन उस पेशेंट में और उस क्लाइंट में डिलीवर होगी।
ऑप्शन में 10%, 21%, 16% या फिर 100%। तो यदि आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं किसी पर्सन को, तब है जो टोटल 16% ऑक्सीजन है जो उस पर्सन, उस पेशेंट और उस क्लाइंट को प्रोवाइड होगी। आप जब माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देते हैं किसी को, कितनी ऑक्सीजन पहुंचेगी उसके अंदर? 16%, जो कि उसके यदि पर्सन तुरंत इस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद से ब्रीथ कर पाता है, अनकॉन्शियस है, बट उसकी पल्स प्रेजेंट है, आप उसको सीपीआर देने वाले हैं या फिर सीपीआर देते हैं, तो उस टाइम पर यदि आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं तो टोटल उसको 16% ऑक्सीजन ही डिलीवर हो पाएगी। नेक्स्ट इज टिश्यू इन हिस्टोपैथोलॉजी आर कैरिड आउट इन। तो हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ऐसी साइंस दैट डील्स विद द टिश्यू स्टडी, ऐसी साइंस जो क्या करेगी? टिश्यू की स्टडी करेगी। बट हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होगा? टेस्टिंग की जानी है यदि टिश्यू की, तो यदि टिश्यू को कलेक्ट किया गया है तो उन टिश्यू को कहाँ पर रखेंगे हम? ऑप्शन में 10% बफर्ड सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन, ग्लूटाल्डिहाइड 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए यदि कुछ टिश्यू कलेक्ट किए गए हैं तो उन टिश्यू को हम कहाँ पर स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि तुरंत तो ऐसा है नहीं कि आपका सैंपल लिया जाए और तुरंत आपके सैंपल की टेस्टिंग की जाए, उनको लैब में रखा जाएगा। बहुत सारे सैंपल आए हैं तो 1 बाय 1 उनको क्या की जाएगी? टेस्टिंग की जाएगी। तो उसके लिए कहाँ रखे जाएंगे टिश्यू कलेक्ट करने के तुरंत बाद? बफर सोल्यूशन में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 10% ऑफ बफर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट इज प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड व्हेन द आईक्यू स्कोर इज। तो इंटेलिजेंसी क्वांटिट स्कोर है जो आईक्यू स्कोर है, तो प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड बच्चे में कितना होगा? ऑप्शन में है 35 to 49, 20 to 34, 50 to 70 या फिर बिलो द 20। तो 4 टाइप के मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं बेस्ड ऑन द आईक्यू: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड। प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड में वो बच्चे आएंगे या फिर वो लोग आएंगे जिनका जो आईक्यू लेवल है कितना हो? 20 से भी कम हो। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो बेस्ड ऑन द आईक्यू लेवल जो मेंटल रिटार्डेशन डिवाइड की गई है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो माइल्ड में कितना होता है? जब 50 to 70, मोर देन 70 नॉर्मल आईक्यू लेवल माना जाता है। तो यदि आईक्यू लेवल कितना हो? 50 to 70 हो तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, जिसको घर में रख के भी हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा आता है मॉडरेट, जिसमें 35 से 55, 35 to 55। सीवियर में 20 to 40 आईक्यू रहेगा, प्रोफाउंड में बिलो द 20। तो अब बात करते हैं हम आईक्यू लेवल को चेक कैसे करेंगे। तो आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है, इसमें क्या किया जाएगा? मेंटल एज है जो डिवाइड की जाएगी किससे? क्रोनोलॉजिकल एज से इंटू 100। तो यदि किसी की मेंटल एज 12 ईयर है तो क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो आईक्यू लेवल कितना निकलेगा? 100। दैट मीन्स पर्सन क्या है? नॉर्मल कैटेगरी में है। तो इसी तरीके से यदि आपको ज़रूरी नहीं कि ऐसा डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रोफाउंड या फिर माइल्ड या सीवियर का बताएं, आपसे पूछा जा सकता है कि आईक्यू लेवल को निकालने का फॉर्मूला क्या है, या फिर आपको दिया जा सकता है कि मेंटल एज दे दी जाए, क्रोनोलॉजिकल एज दे दी जाए, तो आपको आईक्यू लेवल कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लेब्स लोफलर बैसिलस इज द नेम ऑफ। तो जो क्लेब्स लोफलर बैसिलस है ये किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकाई, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, मेनिंगोकोकाई या फिर साल्मोनेला टाइफी। तो जो क्लेब्स लोफलर बैसिलस है ये दूसरा नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया का, क्योंकि जिन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज की थी, डिप्थीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो जो साइंटिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट थे, तो एक का नाम था क्लेब्स तो दूसरे का नाम था लोफलर। तो इसीलिए इस बैक्टीरिया का नाम भी क्या पड़ गया? क्लेब्स लोफलर बैसिलस, क्योंकि इनकी जो डिस्कवरी करने वाले जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट एडविन क्लेब्स एंड फ्रेडरिक लोफलर थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, इस बैक्टीरिया की, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिप्थीरिया के लिए। तो इन्हीं के नाम पर भी इस बैक्टीरिया का दूसरा नाम पड़ गया क्लेब्स लोफलर बैसिलस। साल्मोनेला टाइफी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है?
साल्मोनेला टाइप रिस्पॉन्सिबल है टाइफाइड के लिए। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट इज इफ एन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ऑफ लेस देन 5 सेंटीमीटर इंडिकेटेड। तो ऑलरेडी आप कई बार पढ़ा चुके हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो इंडेक्स है कितना होना चाहिए, मोर देन 8 के ऊपर ही जाना चाहिए, तब नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड लेवल माना जाता है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड कितना हो, 5 से भी कम हो जाता है, तो ये किस कंडीशन की तरफ इशारा करेगा? ऑप्शन में ओलिगोहाइड्रोमनियोस, पॉलीहाइड्रोमनियोस, हाइड्रोमनियोस या फिर एनहाइड्रोमनियोस। तो यदि फ्लूइड इंडेक्स कितना हो जाए, 5 से भी कम हो जाता है, तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा ओलिगोहाइड्रोमनियोस। ओलिगो, पॉली एंड एनहाइड्रोमनियोस से अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। यदि फ्लूइड इंडेक्स कितना हो जाता है, एमनियोटिक AFI इंडेक्स है जो 5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, तब कौन सी सिचुएशन होगी? ओलिगोहाइड्रोमनियस। और यदि यही एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मोर देन 25 हो जाता है और जो लिक्विड एमनी है कितना हो जाए, मोर देन 2000 ml हो जाता है, सिंगल वर्टिकल पॉकेट मोर देन 8 सेंटीमीटर हो जाता है, तब ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? पॉलीहाइड्रोमनियोस। और एनहाइड्रोमनियोस का मतलब होता है कि कंप्लीट लैक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, की एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट ही ना हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है तीनों टर्म, पॉली और जो हाइड्रोमनियोस है सेम टर्मिनोलॉजी में आएंगे। ओली का मतलब होता है कम, लेस देन 5 सेंटीमीटर होता है यदि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, तब एक कंडीशन आएगी ओलिगोहाइड्रोमनियोस में। मोर देन 25 जाता है तो पॉलीहाइड्रोमनियोस। और एनहाइड्रोमनियोस का मतलब होता है कि कंप्लीट लैक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज पैरामीटर शुड बी असेस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ इन अ न्यूबॉर्न। तो यदि कोई न्यूबॉर्न डिलीवर होता है तो उसके जो फर्स्ट पैरामीटर है वो हम क्या असेस करेंगे? ऑप्शन है फर्स्ट मिनट, जन्म के तुरंत 1 मिनट के अंदर हम क्या चीज़ें चेक करेंगे? ऑप्शन में कलर, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर, कलर, रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट, वेट, लेंथ एंड सर्कमफेरेंस, सेक्स, मसल टोन या फिर जेस्टेशनल एज। तो हम आफ्टर द बर्थ सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबी में क्या चेक करते हैं? अपगार स्कोर। आफ्टर बर्थ मतलब कि फर्स्ट मिनट एंड देन आफ्टर 5 मिनट बाद 2 टाइम चेक करते हैं। तो फर्स्ट मिनट में हम क्या चेक करेंगे? तो हम फर्स्ट मिनट में जो चीज़ें चेक करें होंगी वो कलर, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट एंड मसल टोन एंड क्राइंग, जिसमें ग्राइमेसी भी आएगा। तो यहाँ पर आपको जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। और ये सभी चीज़ें क्या हैं? अपगार स्कोर है। तो आफ्टर द बर्थ हम बेबी में सबसे पहले अपगार स्कोर में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं? एक्टिविटी, पल्स, ग्राइमेसी, अपीयरेंस एंड रेस्पिरेशन। तो हमें ये चीज़ें चेक करनी होंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ स्कोरिंग भी दी जाती है, सीवियरली डिप्रेस्ड, मॉडरेटली डिप्रेस्ड या फिर एक्सीलेंट कंडीशन। तो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 10 तक। इसके आगे अपगार स्कोर की जो स्कोरिंग वो नहीं जाती, पॉइंट्स दिए जाते हैं। यदि 7 से 10 तक है यदि अपगार स्कोर, दैट मीन्स बच्चे की कंडीशन क्या है? अच्छी है। यदि 0 to 3 जाता है मतलब कि क्या है? बच्चा सीवियरली डिप्रेस्ड कंडीशन में, सीरियस सिचुएशन में। मॉडरेट जो बेबीज़ होंगे वो 4 to 6 है जो अपगार स्कोर रहेगा। तो आफ्टर बर्थ 2 टाइम चेक किया जाता है, याद रखें आप लोग, एक तो आफ्टर द बर्थ, दूसरा 5 मिनट के बाद। नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम विथ। कलर ब्लाइंडनेस आपने देखा हो, किसी किसी को रेड ग्रीन कलर पहचानने में प्रॉब्लम होती है, फिर कोई अदर कलर्स को लेके। कलर ब्लाइंडनेस किसके कारण होगी? ऑप्शन में लेंस, कॉन्स, एक्वस ह्यूमर या फिर रॉड्स। तो ये सभी क्या है? आँखों के पार्ट हैं। तो किस में प्रॉब्लम होगी जिसके कारण कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होगी? तो वो होगी कॉन्स में प्रॉब्लम के कारण। यहाँ पर देखिए आप, इस इमेज आपको आई होप याद हो, एग्जाम में आ चुकी हैं, एम्स के प्रीवियस पेपर में आई थी ये। तो जो कॉन्स है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? कॉन सेल हैं जो कि 1 और मोर ऑफ द 3 सेट्स ऑफ द आइज। तो जनरली क्या है? सेंस कलर के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो यदि इन्हीं में कुछ डिफेक्ट आए, प्रॉब्लम आ जाए कौन सेल में, तब कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए एक टेस्ट करवाया जाता है, वो है इशिहारा चार्ट, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप याद रखें इस चार्ट को, एग्जाम में लास्ट टाइम 2020 में जो नॉर्सेट का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था
इशिहारा चार्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? विज़न के लिए, नहीं, एक कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज बेबी बॉर्न एट PSC for its first immunization, which vaccination is given? यदि कोई बच्चा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डिलीवर हुआ है, पैदा हुआ है, तो उसके लिए कौन से इम्यूनाइजेशन है जो दिए जाएंगे, वैक्सीन दिए जाएंगे? ऑप्शन में OPV, DPT, MMR एंड टिटनेस। तो यदि कोई बच्चा PSC, CSC या सब सेंटर में भी डिलीवर होता है तो उसको फर्स्ट इम्यूनाइजेशन में 3 वैक्सीन दी जाती हैं, OPV, BCG एंड हेपेटाइटिस बी एंड विटामिन K का इंजेक्शन है जो दिया जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज और ब्लीडिंग। तो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन में क्या दिया जाएगा? ओरल पोलियो वैक्सीन, BCG दी जाएगी, हेपेटाइटिस बी दिया जाएगा। 3 वैक्सीन दिए जाते हैं। तो BCG को OPV को किसके लिए प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है? पोलियो के लिए। हेपेटाइटिस बी को हेपेटाइटिस बी प्रिवेंट करने के लिए। और अब बचता है BCG, तो BCG ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। तो BCG वैक्सीन को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसका डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूट किस में किया जाता है? नॉर्मल सलाइन में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर करके रखी जाती है और एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है और इसका एट द बर्थ 0.05 ml डोज दिया जाता है। और यदि 4 वीक का बेबी हो जाए उसके बाद यदि इसको दिया जाए तो 0.1 ml। और जो BCG वैक्सीन है वो 1 साल तक की एज तक दी जा सकती है। पॉसिबिलिटी रहे तो एट द बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल दी जाए, बट 1 साल तक की एज तक ही BCG दी जा सकती है। यदि 1 साल से ज़्यादा एज हो जाती है तब BCG को नहीं दिया जाता। हेपेटाइटिस बी का डोज है 0.5 ml दिया जाता है एट द बर्थ। एंड नेक्स्ट आता है OPV, तो OPV एट द बर्थ दिया जाता है। फिर आता है OPV पेंटावैलेंट एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो ये सभी कैसे दिए जाए, और रोटा वायरस, इन सभी को सेम डेज उसमें दे सकते हैं हम ड्यूरेशन में। तो OPV, पेंटावैलेंट एंड रोटा वायरस, इन तीनों के डोज हैं जो OPV का फर्स्ट, पेंटावैलेंट का फर्स्ट एंड जो रोटा वायरस है इनका फर्स्ट जो डोज कब दिया जाता है? 6 वीक में, देन 4 वीक का गैप दिया जाता है 10 वीक में, फिर 14 वीक में। तो आप याद रखें OPV का 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं, DPT और पेंटावैलेंट की 0.5 ml दिया जाएगा। और फिर आता है रोटा वायरस, तो ओरल रूट से दिया जाता है। तो रोटा वायरस के भी 3 डोज दिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो DPT और पेंटावैलेंट वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है? तो इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। तो आपको वैक्सीनेशन में याद रखना है इंट्राडर्मल रूट से ओनली BCG दी जाती है। हेपेटाइटिस, पेंटावैलेंट कहाँ दी जाती है? इंट्रामस्कुलर, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई। और जो मीजल्स होती है दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। तो यहाँ पर आपको मीजल्स का 1 डोज यदि 9 मंथ की एज में दिया जाता है तो सेकेंड डोज के लिए 3 मंथ का वेट करना होगा। तो ये दी जाती है 9 महीने में, 12 महीने में और 15 महीने में। तो इस तरीके से आपको पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद रखना है। आपको 3-4 वैक्सीन में कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सी किस रूट से। तो BCG है जो ओनली इंट्राडर्मल रूट से दी जाने वाली एक वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी, पेंटावैलेंट किससे दी जाएंगी? इंट्रामस्कुलर से। OPV एंड रोटा वायरस दी जाएंगी ओरल रूट से। अब फिर बचता है मीजल्स, तो मीजल्स दी जाएंगी किस रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से, राइट अपर आर्म में। नेक्स्ट इज इफ अ फर्स्ट डोज ऑफ MMR वैक्सीन इज गिवन फॉर बेबी एट 10 month ऑफ एज, देन इंटरवल फॉर सेकेंड डोजेज। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि यदि मीजल्स MMR वैक्सीन है, एक वैक्सीन दी जाती है 10 महीने का यदि बच्चे की एज हो गई है, तो दूसरा डोज यदि दिया जाना है तो कितना गैप होगा दूसरे डोज के बीच में? ऑप्शन में 4 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स या फिर 9 मंथ। तो MMR वैक्सीन जो सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है जनरली इसमें 3 महीने का गैप दिया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा C, 12 वीक्स और 3 मंथ का मिनिमम गैप है जो दिया जाता है। नेक्स्ट इज लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन विच वर्टिब्रा। जो लंबर पर पंचर और स्पाइनल टेप है किस वर्टिब्रा में किया जाएगा? L4 to L5, L2 to L3, L1 to L2 या फिर C2 to C3। लंबर पंचर है जनरली
L3 to L4 में भी किया जा सकता है और L4 to L5 में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में L4 to L5, तो यहाँ पर लंबर पंचर है जो किया जा सकता है। L4 to L5 और L3 to L4 में है जो लंबर पंचर किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखें, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए उसकी टेस्टिंग और कल्चरिंग की जा सके। नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विथ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। यदि कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन में इम्यूनाइजेशन, केयर ऑफ यूज्ड यूटेंसिल्स एंड आर्टिकल्स, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर आइसोलेशन। तो यदि कोई कोरोना पॉजिटिव या फिर कोई अदर कम्युनिकेबल डिसीज़ का पॉजिटिव पर्सन मिलता है तो सबसे पहले आप उसको आइसोलेट करेंगे, देन हॉस्पिटलाइज करेंगे, इम्यूनाइजेशन भी देंगे। बट जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कम्युनिकेबल डिसीज़ के पेशेंट को लेके क्या होगी, उसको आइसोलेट करना ताकि अदर पर्सन को सेफ किया जा सके। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो ब्लीडिंग टाइम है जो बीटी टाइम है सभी में लॉन्ग रहेगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में हीमोफीलिया ए, बॉर्न ब्लेब्राइन डिसीज़, इडियोपैथिक थ्राम्बोसाइटोपिनिया या फिर डी बाइपर बाइट। तो सभी में जो प्रोलॉन्ग टाइमिंग किसकी है, ब्लीडिंग टाइमिंग क्या है, लंबी है, जो नॉर्मल ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा होती है किसी एक में छोड़कर, तो होगा बाइपर बाइट। बाकी सभी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं तो इसमें ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग ही रहेगा, बट बाइपर बाइट में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है टॉर्च इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। टॉर्च में सभी चीज़ें इंक्लूड हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में टिटेनस, साइटोमेगालोवायरस, रूबेला या फिर herpes इन्फेक्शन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट 17th नंबर की सीरीज़ रहेगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो, हेल्पफुल रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।